विधायक आवास में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक। देहरादून से खबर, यहां कांग्रेस विधायक करण माहरा के कमरे में आग लग गई। लपटों के तांडव में सब कुछ खाक हो गया, लेकिन फायर अलार्म नहीं बजा। हालांकि इस दौरान करण माहरा पूरी तरह सुरक्षित। लोक निर्माण विभाग विधायक आवास में मेंटेनेंस का काम देखता है और इससे पहले भी कांग्रेस विधायक मनोज रावत के कमरे में आग लग चुकी है और एक बार फिर विधायक के मकान में लगी आग। देख सकते हैं तस्वीरें, कागजात पूरी तरह से राख, लेकिन फायर अलार्म नहीं बजा। भीषण आग के बाद भी गनीमत रही कि विधायक पूरी तरह से सुरक्षित है इस आगजनी के बाद भी, लेकिन सामान जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां जुट गई हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, इसे लेकर प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। 11 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल है और क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। सर, चुनावी शुरू हो चुका है, 1 महीना है, ठीक, क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है बीजेपी के लिए? नहीं, बहुत अनुकूल माहौल है और चाहे सरकार की उपलब्धियों के हिसाब से हम देखें, चाहे वातावरण की दृष्टि से देखें, आज पूरा वातावरण मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए और विशेषकर जो गरीब तबका है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, उनके लिए जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अभूतपूर्व काम है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होंगे, देश के सम्मान से जुड़े हुए सवाल होंगे, आतंकवाद के खिलाफ होगा, चाहे बाह्य आतंकवाद होगा, सब पर करारे प्रहार हुए हैं। देश की जनता जो चाहती थी और जो महसूस करती थी, आज भारत ने अपने आप को दुनिया में हम भी कुछ हैं ये एहसास कराने में आज भारत सफल हुआ है। महागठबंधन को तो प्रधानमंत्री पहले बोल चुके हैं कि ठगों का बंधन है। सर, सीट कितनी देखते सर? पूरे 5। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और एक बार फिर से 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो आज 11 मार्च है। ठीक 1 महीने बाद 11 अप्रैल को उत्तराखंड के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे और 5 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों के दौरान केवल बातें हुई हैं, काम नहीं हुआ, इसलिए जनता अब बीजेपी का पूरा हिसाब किताब करने के मूड में है। हम पर मुद्दे ही मुद्दे, जितना झूठ बोला गया उनका हिसाब दे। अब वो ढंग चलेगा नहीं और जितनी भी बातें कही देश के प्रधानमंत्री ने, सब झूठ ही कही। तो उत्तराखंड में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। 1 हफ्ते बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए। खासतौर पर प्रदेश के 2 बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस में अभी कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया चल ही रही है। 1 हफ्ते बाद 18 मार्च से राज्य में नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। न बीजेपी, न कांग्रेस और न ही एसपी, बीएसपी और यूकेडी। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ा सा काम आसान है, क्योंकि 5 सांसद उन्हीं के हैं। उन्हें रिपीट करने का विकल्प खुला है। पार्टी का टिकट कोई एक परिवार तय नहीं करता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जो लोग इच्छुक है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास अपना एप्लीकेशन देंगे और उचित समय पर इसका निर्णय आपके माध्यम से लोगों को मालूम है। राज्य में 7 चुनाव लड़ रही एसपी, बीएसपी को अब भी कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस में तो अब भी बैठकों का दौर जारी है और दावेदार फिलहाल घर बैठकर नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमेटी की जो हमारी बैठक होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो सीईसी है उसकी बैठक होगी। वहां से फाइनली जो हमारा टिकट होता है और प्रत्याशी चयन होता है, सीडब्ल्यूसी करती है। उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की प्रथम चरण की चुनावी चुनौती भी सामने है। चुनौती अपने प्रत्याशी तय कर लेने की, क्योंकि हफ्ते भर के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून।
तो दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और वो भी तब जब टिकट की दावेदारी को लेकर लगातार नाम सामने आ रहे हैं। दावेदारी लगातार जोर पकड़ रही है। टिहरी लोकसभा सीट से मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी रखी है। उनका कहना है कि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो टिहरी लोकसभा सीट जीत के रूप में वो पार्टी को देंगे। बहुत मजबूती के साथ मैंने अपनी बात को रखा है और अपनी सेवाओं को भी रखा है, सेवाओं को भी दिया है, और अपना बायोडाटा भी जो मेरे पास था मैंने वो सबमिट किया। उसके बाद शायद अगर पार्टी हाईकमान मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं पार्टी को टिहरी संसदीय क्षेत्र से एक सीट निकालकर देने का पुख्ता प्रयास करूं। अब हाईकमान जिस ऊर्जावान और जिताऊ प्रत्याशी जो होगा, जिसको भी भेजेगा, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है लामबद्ध होकर उसे जिताने का काम करेगा। और बीजेपी के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आसान नहीं है। उत्तराखंड में 5 में से 4 सीटों पर नो वैकेंसी का बोर्ड, और इसके बाद भी दावेदारी जारी है। कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत ने नैनीताल सीट पर दावा ठोका है। नैनीताल पहुंचे भगत ने कहा कि वो कई सालों से विधायक है और अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लगभग नो वैकेंसी का तब हम माने जब वो टिकट फाइनल हो जाए। अभी कोई टिकट फाइनल हुए नहीं है। अब उन्होंने किस उद्देश्य से कहा या अंदर खाने उनको कोई पता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता तब तक की दावेदारी है। इधर लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही क्षेत्रीय दल यूकेडी भी प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। पार्टी की तरफ से 14 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं और मंथन जारी है। राज्य में क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाली यूकेडी भी इस बार पूरी तरह से ताल ठोक रही है। यूकेडी ने नैनीताल में काशी सिंह एडी तो पौड़ी सीट पर शांति प्रसाद भट्ट की उम्मीदवारी करीब फाइनल कर दी है। अब बाकी बची 3 सीटों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जिस पर 14 मार्च की कार्यकारिणी में मोहर लग जाएगी। अब स्थिति चेंज है, नया समीकरण आने वाला है, क्योंकि भाजपा का ग्राफ भी नीचे आ रहा है, और जिस कारण से अब उत्तराखंड क्रांति दल का उठान है। 2019 में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे और बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के आगे खुद को एकजुट करना यूकेडी बड़ी चुनौती मान रही है, लेकिन फिर भी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एकजुटता की बात कही जा रही है। लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल आज भी तैयार है। आज भी लोकसभा के चुनाव उसमें पूरी शिरकत करेंगे। चुनावी रणभेरी तो बच गई है, ऐसे में खुद अलग थलग पड़ी क्षेत्रीय पार्टी कैसे चुनावी समर में अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी कमर कस ली है। प्रदेश भर में जिलेवार सम्मेलन किए जाएंगे और इन सम्मेलनों में पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ ही लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीता सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को बुलाया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब इलेक्शंस हैं, अगली 11 तारीख को वोट ही पड़ने हैं। तो महिलाओं के कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों को तय करने थे, जो हमने आज तय किए हैं। हमने हर जिले वाइज कार्यक्रम तय किया है कि जहां पर हमारी 3-4 हजार महिलाओं का हम एक सम्मेलन हर जिले वाइज करने वाले हैं। इसमें हमारी जो लाभार्थी बहनें हैं उनको भी बुलाएंगे, जो इंटेलेक्चुअल बहनें हैं उनको भी बुलाएंगे। और इस बार चुनाव के दौरान काफी कुछ पहली बार चुनाव प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। इस बार चुनाव आयोग ने ऐसी प्लानिंग की है जिससे जनता को उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। प्रत्याशी को इनकम टैक्स के ब्यौरे के साथ ही अपराधों की जानकारी भी अखबारों में छपवानी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। नेताओं को 5 साल तक भले ही जनता की याद न आए, पर चुनाव के मौसम में नेता का बेड़ा पार जनता ही करती है। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेगा उसे अपनी 5 साल की इनकम टैक्स की डिटेल भी देनी होगी, और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो चुनाव कैंपेन के दौरान टीवी और अखबार में इसकी पूरी जानकारी देनी होगी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है तो नया रूल है कि उसको पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू टेलीविजन चैनल्स ऑन 3 occasions ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड।
राजनीति का कमाई और क्राइम से चोली दामन का रिश्ता है और ये सच जनता भी जानती है। हालांकि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की एक कोशिश जरूर की है, जिस पर राजनीतिक दलों में भी एक राय है। बहुत अच्छी बात है, ये राजनीति को साफ सुथरा करने की और कदम है, हम इस कदम का स्वागत करते हैं। आपके हर चीज के बारे में जाने, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। नेता चाहे कुछ भी कहें, पर सच यही है कि चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में कमाई का चिट्ठा और क्राइम का रिकॉर्ड किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रदेश में फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होनी है। चुनाव आचार संहिता 10 मार्च से ही लागू, यानी कि चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन के सामने महज 6 दिन का वक्त बाकी है, जिसमें चुनावी सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी करनी है। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पिछले 2 महीने से ही तैयारियों में जुटा हुआ है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना उनकी प्राथमिकता है। अधिकारी इस बात को भी मान रहे हैं कि कई तैयारियां अभी बाकी हैं, जिन्हें 1 हफ्ते के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हमारा चुनाव प्रथम चरण में ही हो रहा है और हमने पहले से उसकी तैयारियां हम इसीलिए कर रहे थे। हमें कुछ ये ऐसा आभास था कि हो सकता है कि पहले चरण में आ जाए, तो उस हिसाब से हम ऑफ गार्ड नहीं है, हमारी तैयारियां पूरी हैं और चुनाव अच्छे से ही संपन्न कराया जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राज्य में लोकसभा की 5 में से 3 सीटों पर सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। कम से कम साल 2017 के मतदान के आंकड़े देखें तो इसी ओर इशारा करते ये आंकड़े नजर आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार 3 सीटों पर महिलाएं बाजी को पलट सकती हैं और सूबे के 8 जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का तो कम से कम यही हाल है। 2017 के चुनाव में इन जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से 5% ज्यादा वोटिंग की थी। ऐसे में आधी आबादी की ताकत का एहसास बीजेपी को भी है। कहीं पर भी मातृशक्ति पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मातृशक्ति हमेशा आगे रही है, आगे रहेगी, इसका इतिहास भी साक्षी है। राज्य की पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। इसीलिए महिला कांग्रेस 2 सीटों पर महिला प्रत्याशी की मांग भी कर रही है। इन लोगों के नाम मैंने दिए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह जी को जो हमारे प्रभारी हैं और अपने अध्यक्ष जी को दिए हैं कि महिलाओं को 5 में से 2 सीटें महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 33% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने टिहरी से माला राजलक्ष्मी और कांग्रेस ने रेणुका रावत को हरिद्वार से मैदान में उतारा था। अब इस बार देखना होगा कि आधी आबादी पर कौन सी पार्टी कितना और कहां दांव खेलती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेन नेगी की रिपोर्ट। महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। इधर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही अल्मोड़ा नगर पालिका भी हरकत में आ चुकी है। आज सुबह से ही नगर भर के राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए गए। आपको बता दें, पूरे बाजार में जनप्रतिनिधियों की उपलब्धियों से नगर पोस्टर और बैनरों से पटा हुआ था। तो प्रशासन ने टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत शहर भर में नेताओं के लगे होर्डिंग्स हटाए हैं। पूरे प्रदेश में जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे नेताओं के, वो हटाए जा रहे हैं। देहरादून में डीएम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ आचार संहिता के अनुपालन को लेकर बातचीत की। वहीं जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने सभी वोटर्स से अपील की है कि 1950 पर कॉल कर अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक कर लें। साथ ही किसी का नाम वोटर लिस्ट में छूट गया हो तो 15 मार्च तक लिस्ट में अंकित करवा लें। फाइनल लिस्ट 25 मार्च को जारी हो जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने सी विजिल ऐप की भी जानकारी दी और सभी को बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी इंसान इस ऐप के जरिए कर सकता है, जिस पर महज 45 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। 4 हमारा पोलिंग बूथ्स है, वो सारे पोलिंग बूथ्स में हमने 215 सेक्टर्स बना रखा है। ये सेक्टर ऑफिसर्स का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हमने कर दिया है और इन लोगों का ट्रेनिंग भी करवा दिया था और इनके तरफ से सारे पोलिंग बूथ्स भी एक बार विजिट करेगी और वहाँ का लोकल्स से भी इंटरेक्ट करके उनका रिपोर्ट वगैरह। इधर नेपाल और यूपी के 5 जिलों से सटे राज्य का सबसे संवेदनशील जिला उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस और खुफिया विभाग ने प्राथमिक रूप से अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया है और यहां खास इंतजाम की व्यवस्था है।
इधर उत्तरकाशी में भी 10 मार्च से आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी हरकत में। जिलाधिकारी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की और जिला इलेक्शन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। और इस बार लोकसभा चुनाव में बागेश्वर जिले में 2,83,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव से अब तक 12,000 मतदाताओं की संख्या में इजाफा इस जिले में हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि बागेश्वर में बागेश्वर शहर और कपकोट 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार की बेरुखी से यूपी उत्तराखंड सीमा पर बसे लोग मायूस हैं। उत्तराखंड बनने के दौरान परिसीमन का शिकार हुए जनपद बिजनौर के 123 ग्राम पंचायतों में रहने वाली 1.5 लाख से ज्यादा आबादी सालों से सीमा पर बसे होने का दंश झेल रही है। बिजनौर के इन ग्राम पंचायतों के तकरीबन 70% लोग पहाड़ी मूल के हैं। राज्य गठन के बाद से ही पूर्वी गंगा नहर के उत्तर दिशा में बसे मोटा ढाक, तेलीस्रोत, कादराबाद और जसपुर समेत 123 ग्राम पंचायतों को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही है। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने भी इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में सरकारों की बेरुखी से ग्रामीण नाराज हैं और लोकसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का मन बना रहे हैं। कारागढ़ से लेके यहाँ से लेके हर जगह हम लोग मतलब संघर्ष करते करते कहीं फाइल को गद्दा लग गया मोटा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं। इसमें कितने ही जोर मार रहे हैं हम लोग। देश का या प्रदेश का या जिले का या ब्लॉक का या मंडल का कोई मुख्यालय, कोई विभाग या कोई आयोग हमने छोड़ा नहीं अपनी समस्याओं का निराकरण के, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं जस की तस हैं। नोटा के द्वारा हम इनका विरोध करेंगे। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र कनार और मेतली के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर लोकसभा चुनाव में बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 70 साल बाद भी उनके गांव में सड़क अब तक नहीं पहुंची। उन्हें 20 किलोमीटर का सफर जो है वो पैदल ही तय करना पड़ता है। कई बार मांग के बाद भी अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उक्त सड़क के विषय और मेतली सड़क के विषय में जल्दी से जल्दी कार्रवाई या कोई काम नहीं होता है, तो दोनों क्षेत्र में लगभग 500 परिवार और 6,000 की आबादी वाला गांव है और ये पूरा दोनों गांव मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण बहिष्कार करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोट की बोली लगाई जाती है और खुले तौर पर भ्रष्टाचार होता है और जनता सीधे इन्हें चुनेगी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जा सकती है कि जो आगामी पंचायती राज चुनाव होंगे जो जून जुलाई के महीने में होने वाले हैं, उनमें उम्मीद यही है कि वो पिछली बार की पंचायती व्यवस्था से बहुत स्वस्थ प्रणाली के। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेशों को नहीं मानने पर आज अवमानना का नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य में 7 किसानों की मौत के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 महीने में किसान आयोग के गठन का आदेश दिया था। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करने को कहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ, जिस पर कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। रक्षा मंत्रालय से राफेल विमान खरीदने के दस्तावेज चोरी होने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डालनवाला थाने में तहरीर दी गई है। एनएसयूआई विंग की ओर से शिकायत की गई है कि राफेल विमान खरीदने का सौदा शुरू से ही करप्शन के आरोपों से घिरा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे में फेरबदल किया, जिसे लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इस मामले में चोरी का मामला दर्ज करवाने के लिए थाने में तहरीर देने पहुंचे। हमने आज राफेल के उसमें हमने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एफआईआर लिखाई है। इसमें राफेल की जो फाइल है वो रक्षा मंत्रालय से सबसे सेफ जगह होती है, वहाँ से चोरी हो गई है, जिसमें मोदी जी के खिलाफ हमने एफआईआर लिखाई है। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ